नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी नॉन-टेक की सीरीज़ और इसमें हम एसएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो भी वो 1 साल में जितने भी पेपर्स करवाता है, उन सबके हम पीवाईक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं नॉन-टेक पोर्शन वाले। यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री इनसे जो भी क्वेश्चन पूछता है एसएससी, वो सारे हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी 1 साल में कई सारे एग्जाम करवाता है, जैसे कि सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जेईई का भी करवाता है और सीपीओ भी करवाता है। तो इसमें क्या होता है, कई बार एसएससी क्या करता है, जो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल का दिया हुआ है, वो सीएचएसएल में पूछ लेगा या फिर जो एमटीएस का पेपर है, वहाँ पे जो ऑप्शन थे क्वेश्चन के, उनमें से जेईई या सीपीओ के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। तो इस तरीके से जो एसएससी के पीवाईक्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारा फोकस होने वाला है जेईई के क्वेश्चन पेपर पे, जिसका कि नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको पता है कि एसएससी ने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है। तो सीबीटी 2 में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक्जैक्टली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर आपको पता है कि सीबीटी 1 का पैटर्न कैसा है और उसमें 50 नंबर का पोर्शन है वो नॉन-टेक का है। तो दोस्तों जो एवरेज बच्चे हैं जो एसएससी जेईई का पेपर देने वाले हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 20 से 25 नंबर ला पाऊंगा इस 50 नंबर में से, जो भी नॉन-टेक में पूछने। तो सोचिए वो जो 20 से 25 नंबर की जगह पे अगर आप 35 से 40 नंबर तक अपने आप को अगर ले जाते हैं, तो क्लियर आपके पास 10 नंबर का एडवांटेज होगा अपने कंपटीटर्स के मुकाबले। तो इसलिए इस बार ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस सीरीज़ को डेडिकेटेडली फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे हम एसएससी के सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज़ करवाने वाले हैं, जो भी नॉन-टेक के हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें आपको पता है कि वो 3 टियर स्ट्रक्चर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो कितने से कम पॉपुलेशन होगी एक एरिया की, जिसमें कि हमें जो सेकंड वाला स्टेज है, यानी कि जो पंचायत समिति वाला स्टेज है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि नीचे ग्राम पंचायत रहेगी और टॉप पे केवल जिला परिषद रहेगी, जो बीच वाला स्टेज है वो हटा दिया जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे या तो आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या फिर नहीं आता। यानी कि आपने अगर पढ़ा होगा, आप तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, 30 लैक्स। दूसरा है 40 लैक्स। तीसरा ऑप्शन है 10 लैक्स। मोस्टली जो बच्चे हैं वो 10 लाख लगा करके आने वाले हैं इसका आंसर, क्योंकि जो एमएलए होते हैं उनके हर एक सीट की वैल्यू जो होती है वो 10 लाख होती है। तो इस हिसाब से वो लोग अंदाजा लगाएंगे और 10 लाख आंसर मार के आएंगे यहाँ पे। पर यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आने वाला है वो है 20 लैक्स। 20 लैक्स इज द राइट आंसर। हम थोड़ा सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो पहली बार जो कमेटी बनी थी, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो स्ट्रक्चर है ये होना चाहिए हमारे यहाँ पे, ये रिकमेंड करने वाली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। और इसीलिए जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इनका फादर माना जाता है बलवंत राय मेहता को। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कि बलवंत राय मेहता जो है, इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का फादर माना जाता है। और जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, वहाँ से हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो थे वो फॉर्म हुए थे। कहाँ से हुए थे? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये सारे फैक्चुअल डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप याद करते चलिए साथ साथ में। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला हेल्थ मिनिस्टर कौन था इनमें से? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला हेल्थ मिनिस्टर कौन था? फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। ये कौन रह चुके हैं? एजुकेशन मिनिस्टर। तो अगर ये एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबको पता है कि वो होम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। और विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, ये यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की एम्बेसडर रह चुके हैं। ये क्या रह चुके हैं? यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो जो चौथा ऑप्शन है, राजकुमारी अमृत कौर, सी इज द राइट आंसर। ये हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। ये हमारे देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में आपको थोड़े और फैक्चुअल बातें बता देता हूँ। विजयलक्ष्मी पंडित जो थी, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। किसकी बहन थी? हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जो थे हमारे, उनकी बहन थी ये। और ये इंडिया की यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर थी और आगे चल के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष भी बनती हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो था उसका पहला सेशन कब हुआ था, उसकी वो डेट जानना चाह रहा है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो पहली बार फॉर्म हुआ था, वो कब फॉर्म हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू वो फॉर्म हुआ था पहली बार। तो इसका मतलब ऑब्वियस वाली बात है, 1773 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंस के बाद जानना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला इनॉग्रेशन कब था। तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 जो थी, 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स में आया था। तो ऑब्वियस वाली बात है, कोई भी डेट होगी जो वो इसके बाद ही होगी। तो यानी कि 26 जनवरी 1950 तो नहीं है आंसर। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शंस, इनमें से कोई भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट आंसर आपको पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्ट आंसर है 28 जनवरी 1950। तो 9:45, ये वो एग्जैक्ट टाइम था मॉर्निंग में, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रल सेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फोर्स में आने के बाद। तो ये भी एक काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था। ये सारा डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर जितने भी हैं, ये आपको नोट डाउन करते रहना चाहिए साथ साथ में। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ताकि वो ये सब आप नोट डाउन करते रहें लगातार। एमटीएस में पूछा गया है, ये कहाँ पूछा गया है? एसएससी के एमटीएस में पूछा गया है। तो कई सारे क्वेश्चन जो थे, जब मैं चेक कर रहा था, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे, तो मैंने यहाँ पे डाले नहीं हुए हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो कि एक बार एमटीएस में पूछा गया, दूसरी बार सीजीएल में पूछा गया है, एक बार सीपीओ में पूछा गया है, कभी जेईई में पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने आपके लिए रिपीट नहीं किए हैं क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रखे हैं, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एडवाइजर कौन था 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म हो रहा था, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जानना चाह रहा है, ये कौन था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। हालांकि ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं,
ये तीनों के तीनों जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स रह चुके थे। ये क्या थे? मेंबर्स थे, यानी कि इनमें से एडवाइजर कोई भी नहीं था। एडवाइजर कौन था? बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे, इनके बारे में आपको थोड़ी और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनको हम पूरा नाम जो इनका था, इनको हम कहते हैं सर बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। अब इनको जो है नाइटहुड का टाइटल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जब किसी भी इंसान को नाइटहुड का टाइटल मिल जाता है तो उससे क्या होता है, उनके नाम के आगे सर लग जाता है। तो इसलिए इनको हम सर बेनेगल नरसिंह राव के नाम से भी जानते हैं। अब इनके बारे में कुछ और आपको बता देता हूँ। ये जो बी.एन. राव थे, ये अपने टाइम के बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, ज्यूरिस्ट भी थे, और इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जो होता था, जिसको हम पहले आईसीएस कहते थे, उसको इन्होंने क्लियर किया था। आगे चल करके ये जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी, उसके प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इनका एक और बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है कि जो म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही जो म्यांमार नाम की कंट्री है, हमारा जो पड़ोसी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी इन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। और ये जज भी रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो जुडिशरी बॉडी है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेग में। कहाँ पर है? हेग। और आपको पता ही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर तो रह ही चुके हैं, साथ में इन्होंने जो रफ ड्राफ्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन्होंने प्रिपेयर किया। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐड करने के लिए, वो सारी इन्होंने नोट डाउन की। हालांकि इन्होंने एक रफ तरीके से नोट डाउन की हुई थी। उसके बाद फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हें इन्होंने ये सारी रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की, यानी कि जो कि बी.आर. अम्बेडकर थे। और फिर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किया, उन सारे के सारे आर्टिकल्स को जो भी इन्होंने हैफेजर्ड मैनर में लिखे हुए थे, उन सबको बी.आर. अम्बेडकर ने एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाया, क्योंकि वो क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी डाउट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नॉट, ये टर्म्स आप इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको ऐसा मिले, नॉट, इज, कुछ भी ऐसा मिले, इसको आप क्या करिए, वहाँ पे पेपर में ऐसे यहाँ पे सर्कल कर लिए, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप जैसे जैसे ही आपने नॉट देखा, सबसे पहले से सर्कल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, आंसर तो पता होता है, उसके बाद भी वो कंफ्यूजन में दूसरा आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि वो नॉट पढ़ना भूल जाते हैं। तो जैसे ही आप पेपर में नॉट देखिए, तुरंत पहले इसको सर्कल कर दीजिए, ताकि ये आपको माइंड में आपके रहेगी, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन जो है, ये हमारा आर्टिकल 280 में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 280 है, इसमें ये मेंशन है। तो ये क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। नीति आयोग का में भी श्योर नहीं है, अभी आगे देखते हैं इसके बारे में। और फिर ये क्या कह रहा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है, एनसीएससी, ये आर्टिकल 338 का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है, एनसीएसटी, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है, एनसीएसटी, ये आर्टिकल 338A के अंदर आता है। तो ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अभी हमारा जो चौथा पॉइंट एक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस वाली बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324। आप ये सारे नोट डाउन करते चलिए, ये जो भी यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रही हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, इनसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं नेक्स्ट पेपर में, जो भी एसएससी करवाता रहता है। तो आप इन सबको नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जो नीति आयोग है, ये है ऐसी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अभी नीति आयोग के बारे में आपको थोड़ी और बातें भी बता देता हूँ कि नीति आयोग जो था, ये कैसे फॉर्म हुआ था। ये जो है, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? क्योंकि पहले से ही जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हो रहा था, उसी टाइम पे जो जो बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी, इनके बारे में मेंशन था, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। और स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं थी, लेकिन जब सरकार बन गई, तो सरकार को जरूरत महसूस हुई उस बॉडी के बारे में, और फिर उन्होंने बिल पास किया सदन में, दोनों सदनों में बिल पास हुआ, और एक नई बॉडी फॉर्म हुई, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। उसको क्या कहते हैं हम? स्टैट्यूटरी बॉडी। तो नीति आयोग की ये खासियत है कि ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी कि ये कैसे बनाई गई है? ये एक कैबिनेट रिजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई है। यानी कि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2015 में, तो उन्होंने कैबिनेट में रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन पास करके नीति आयोग को बनाया। तो अगर पेपर में आता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही ये स्टैट्यूटरी है। ये कैसे बनी है? एक कैबिनेट रिजोल्यूशन के थ्रू बनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल? यहाँ पे देखिए, आप इसको जैसे ही आपने नोट देखा, इसको सर्कल कर लीजिए पहले, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ जो 4 चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, इनमें से कौन से के बारे में प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। तो आपने अगर हमारी प्रीएम्बल की वीडियो नहीं देखी हुई है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है प्रीएम्बल की, क्योंकि प्रीएम्बल के हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा करके। तो अगर आपने वो प्रीएम्बल वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये सारा डिटेल में मेंशन है। तो मैं आपके लिए प्रीएम्बल बोलता हूँ, और आप बताइएगा कि कौन सा वर्ड इसमें से आया। तो प्रीएम्बल ऐसे शुरू होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे आपने देखा कि कहीं पे भी टॉलरेंट नहीं आया है। तो यानी कि आंसर क्या है? टॉलरेंट। टॉलरेंट इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल। तो इसीलिए अगर आपने देखा कि प्रीएम्बल जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको केवल प्रीएम्बल पढ़ा हुआ है आपने सही तरीके से, तो आप वो बहुत सारे क्वेश्चंस केवल उस पढ़ने की वजह से कर पाएंगे, क्योंकि कई बार वो क्या करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म दे देगा, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और आपसे बोलेगा कि इसको लाइन से लगाओ। तो ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं प्रीएम्बल के थ्रू। और भी बहुत सारी चीज़ें प्रीएम्बल में जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, और एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। तो इसलिए
मैंने देखा कि प्रेम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है पूरी प्रेम्बल के ऊपर। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 20-25 मिनट की। तो आप लोग चाहें तो आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको तुरंत मिल जाएगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे भी देखिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है। जैसे ही आप देखिए डाटा मेंशन है, यहाँ पे 4 डाटा मेंशन है। ऑब्वियस वाली बात है, इसका मतलब क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जिसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे और एडवाइजर कौन था? बी एन राव। उसमें मेंबर्स कितने थे? ये पूछ रहा है कितने मेंबर्स थे उसमें। तो राइट आंसर इज 7। अगर आप चाहें तो मैं इन सातों के नाम बता सकता हूँ आपको, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी में मौजूद थे। जैसा कि आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर जो थे वो तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब इसके बाद जो 6 और मेंबर्स थे, इनके नाम अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो हैं, कई सारे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। जैसे कि पहला नाम क्या है? के एम मुंशी। के एम मुंशी। दूसरा क्या है? ए के अय्यर। तीसरा क्या है? एन गोपाला स्वामी। फोर्थ है मोहम्मद सादुल्लाह। फिफ्थ है बी एल मित्तर। और सिक्स्थ है डी पी खेतान। ये 6 मेंबर्स हो गए। और सातवां कौन था? बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन कौन था? हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इसके लिए अगर आपको ये चारों के डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी कमेटी इन्होंने हेड की थी, वो सारी आपको जाननी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि सारी कमिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल कितनी कमिटीज फॉर्म हुई थी? 13 कमिटीज। इन सारे 13 कमिटीज के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कमिटीज थी जिनके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए डेडिकेटेड लिस्ट इन 13 कमिटीज़ के बारे में तैयार नहीं की, क्योंकि हम क्वेश्चंस के थ्रू करके देखने वाले हैं। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में दूसरी दूसरी कमिटीज जो भी इंपॉर्टेंट, वो सारी अभी आपको आगे मिलेंगी। तो अगर आप उनसे भी नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि सारी 13 की 13 इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से 4-5 कमिटीज़ हैं, 4 से 5 कमिटीज़ हैं जो कि बार-बार पूछी जा चुकी हैं। तो वो 4-5 कमिटीज़ ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अदरवाइज़ ऐसे तो अनलिमिटेड फैक्ट्स हैं, तो आपको सारे तैयार नहीं कर, जो भी उनमें से बहुत ही ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में शामिल हैं, जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, ऐसे ही फैक्चुअल डेटा और फैक्ट्स और फिगर्स को हमें तैयार करना है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? प्रोविंशियल, प्रोविंस का मतलब क्या होता है? स्टेट्स। प्रोविंस का मतलब स्टेट्स। अब इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जैसे कि आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लिया था कि मैं देखूंगा, इसका जो भी हिसाब किताब है वो मैं करूंगा। और जो बाकी के सारे स्टेट्स थे उनको कौन मैनेज करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ही इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस तरीके की सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है लोगों को। तो मैं आपको बताता चलूँ कि रीजनल सिटीजनशिप क्या होती है। रीजनल सिटीजनशिप मतलब, अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास पैन कार्ड है, इसी तरीके से आधार कार्ड है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि कोई यूपी का नागरिक है या कोई बिहार का नागरिक है, उनको अपना अलग से कोई कार्ड मिल जाएगी, हम बिहार के हैं या फिर यूपी के हैं, और उसको हम सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट की तरीके से यूज़ करें तो उसको हम कहेंगे रीजनल सिटीजनशिप, जो कि इंडिया में तो नहीं मिलती है वो। ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होती है? एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, दूसरी आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से नागरिक हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अलग से नागरिक हैं। ये वाला जो सिस्टम है ये यूएसए में चलता है। यानी कि वहाँ पे क्या है, स्टेट्स की अपनी अलग नागरिकता होती है। जैसे वहाँ पे बड़े बड़े स्टेट्स हैं, वाशिंगटन जो है उसका अपना अलग पासपोर्ट है, सैन फ्रांसिस्को का अलग पासपोर्ट है, वहाँ पे जो कैलिफोर्निया है उसका अलग पासपोर्ट है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज ए होल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और सिटीजनशिप दी जाती है उनके सारे नागरिकों को। तो इस तरीके से यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। पर आपको पता है कि इंडिया में कोई भी ऐसी दूसरी वाली सिस्टम नहीं चलता है। ना ही हमारे यहाँ पे रीजनल सिटीजनशिप का कोई सिस्टम है, ना ही ड्यूअल सिटीजनशिप का सिस्टम है। तो हमारे यहाँ पे क्या चलता है? सिंगल सिटीजनशिप। यानी कि आप इंडिया के नागरिक हैं। जो इंडिया के सिटीजनशिप एक्ट हैं, जो कि पार्ट 2 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो इंडिया की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली आपसे ले ली जाएगी। यानी कि इंडिया में कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिंगल सिटीजनशिप का। आप एक टाइम पे केवल इंडिया के ही सिटीजन रह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था। आपको पता है कि 2 चीज़ें हुई थी, एक बार वो अडॉप्ट किया गया था, एक बार वो इंप्लीमेंट किया गया था या फिर फोर्स में आया था। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो पहली वाली डेट थी, यानी कि जब अडॉप्ट किया गया था, वो कौन सी डेट थी? तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949। और जब वो फोर्स में आया था या फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया था, वो कौन सी डेट थी? 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों ही डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों ही डेट्स आप याद रख लीजिए। यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था और 26 नवंबर 1949 को वो अडॉप्ट किया गया था। वो अडॉप्ट किया गया था। और आपको पता है कि ये दोनों तो ऑप्शन ही अपने आप देख के ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 1947 1946 6 दिसंबर 1946 को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बनी ही थी। तो 6 दिसंबर 1946 को जब बनी थी तो 1947 में तो कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 2 साल से ज़्यादा का समय लगा था। तो ऑब्वियस वाली बात है कि ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको ए और बी में से ही कन्फ्यूजन हो सकता है कि अडॉप्ट कब किया गया था और फोर्स में कब आया था। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1967 में विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स लैंग्वेजेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 1967 में क्या हुआ था कि एक लैंग्वेज ऐसी थी जिसको कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो हमारी जो 8 शेड्यूल है जिसमें सारी की सारी लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं, उसमें हमने नई लैंग्वेज ऐड की थी। तो आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल लैंग्वेजेस थी वो थी कितनी? 14 लैंग्वेजेस थी टोटल। और ये किस में लिखी हुई थी? 8th शेड्यूल है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
8 शेड्यूल के अंदर ये मेंशन है, सारी की सारी लैंग्वेज है जितनी भी हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1967 में कौन सी नई लैंग्वेज थी जो कि ऐड की गई थी? तो आपको बता दूं कि आंसर जो है वो क्या है, सिंधी। सिंधी लैंग्वेज जो है ये हमारी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये किया गया था 1967 में। इसके थ्रू ये क्या हुआ, 8 शेड्यूल में ऐड हुई। तो अभी ये कितनी हो गई टोटल 14, और +1 कितनी हो गई 15 लैंग्वेजेस हो गई। और अभी आप अगर टोटल लैंग्वेजेस देखेंगे तो इंडिया में कितनी लैंग्वेज है टोटल, 22 लैंग्वेजेस हैं। तो आपको और जो बची हुई लैंग्वेजेस हैं वो भी कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है ना? तो अभी टोटल कितनी लैंग्वेज है हमारे पास, 22, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंसनड है। और इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हालांकि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। ठीक है ना? और एक एक और इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता देता हूँ कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इन 22 का पार्ट नहीं है, यानी कि इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इंग्लिश आपको दे सकते हैं कभी भी कंफ्यूज करने के लिए, आपको लगेगा कि इंग्लिश तो हम इतनी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इन 22 में से ऑब्वियसली पार्ट होगी वो 8 शेड्यूल में, पर नहीं है। जो इंग्लिश है वो 8 शेड्यूल में कहीं भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो आप लोगों को पता ही है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं था। तो हमें पता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ही, कई सारी कमिटीज़ के भी चेयरमैन भी थे। इनको तो हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते ही हैं, तो B.R. अम्बेडकर तो थे ही थे। तो महात्मा गांधी जो थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, क्योंकि ये क्या थे, एक तरीके से फादर फिगर थे। ये गाइड कर रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनको कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए मुझे। आपने देखा होगा कि अंत्योदय वाली जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करते थे, जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग है उसका भला होना चाहिए। इस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है उसका कुछ भला हो जाए। इसको क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अंत्योदय। क्या कहते हैं, अंत्योदय। तो ये क्या कर रहे थे, गाइड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को। ये खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि किसने बोला था कि जो प्रीएम्बल है वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो प्रीएम्बल का मैंने आपको बताया कि लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उस टाइम के जो और भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने क्या बोला है प्रीएम्बल के बारे में, वो भी वहाँ पे प्रीएम्बल वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, KM मुंशी। क्या नाम है इनका, KM मुंशी कहते हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, KM मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। पालखीवाल ने क्या बोला था प्रियम्बल के बारे में, ठाकुर भार्गव दास ने क्या बोला था प्रियम्बल के बारे में, ये दोनों भी मैंने मेंशन किया हुआ है अपने पुराने लेक्चर में प्रियम्बल के। तो आप वो एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है पर आपके बहुत काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो पहली बार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कब हुए थे? तो आपको पता है कि 9th ऑफ दिसंबर 1946 वो डेट थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म हुई थी। तो ऑब्वियस वाली बात है कि इससे पहले इलेक्शन हुए होंगे, तभी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई है। यानी कि 1948 तो आंसर नहीं हो सकता है, 49 भी नहीं हो सकता है, 47 भी नहीं हो सकता है। तो अपने आप आंसर पे आप पहुंच सकते हैं 1946, अगर आपको सिर्फ ये डेट पता है तो। इसलिए डेट जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। और वो हमारा बन के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? इसमें पूछ रहा है कि मोतीलाल नेहरू, जो कि चाचा नेहरू जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनके जो पिताजी थे, इन्होंने और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे, इन सब ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था इंडिया के लिए। तो वो कब फॉर्म हुआ था? तो आपको बता दूं कि 1928 में क्या हुआ था, एक नेहरू रिपोर्ट बनी थी। क्या बनी थी, नेहरू रिपोर्ट। आपको इसके पीछे की स्टोरी बता देता हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा फिर, अदरवाइज ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप भूल जाएंगे। क्या हुआ था, एक हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे जो कि लंदन को रिप्रेजेंट करते थे इंडिया में। तो क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे। जो इंडिया में क्या हुआ था, आपको पता होगा कि साइमन कमीशन आया था 1927 1926 के आसपास ही। तो क्या हुआ था, इंडिया में जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे और जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो सारे क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि जो साइमन कमीशन गो बैक, आपने नारे सुने होंगे। और उसी प्रदर्शन के दौरान क्या होता है, लाला लाजपत की हत्या भी हो जाती है। एक सॉन्डर्स नाम का जो पुलिसमैन था उसने लाला लाजपत के सर पे लाठियां मार मार के उनको मार दिया था। तो क्या हुआ था, वो जो दंगे थे वो और बड़े लेवल पे भड़क गए थे। तो जो लॉर्ड बिरकिन हेड था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था, तो उसने क्या बोला, ये जो इंडियंस हैं इनको कुछ नहीं पता ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते कैसे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर ये सारे इंडियंस मिलकर के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दें जो कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को मंजूर हो, एक ऐसा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, तो मैं मान जाऊँगा कि इंडियन जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और होशियार लोग हैं, इनको पता ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाते कैसे हैं और कैसे पावर ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए। तो जब आपको पता ही है कि अगर इंडियंस को कोई चैलेंज कर दें तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये पूरी पूरी जो स्टोरी है जो मैंने आपको सुनाई, और इससे जो आगे पीछे की जितनी भी स्टोरी है, ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें क्लियरली मेंशन है। तो अगर आप चाहें तो वो जाकर के एक बार देख सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको, क्योंकि मैंने पूरा जो लेक्चर है वो स्टोरी के फॉर्म में ही बताया हुआ है। तो ये नेहरू रिपोर्ट जो थी, इसकी स्टोरी यहाँ से आती है। ये सारे 8 नाम जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2 नाम, और वो आप याद कर लीजिए। 2 नाम कौन से हैं, एक तो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे जो, सुभाष चंद्र बोस
उन्होंने भी हेल्प करी थी ये नेहरू रिपोर्ट फ्रेम करने में। और दूसरे कौन थे? तेज बहादुर सापरू। तेज बहादुर सापरू, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस लोग थे, इसलिए इनके नाम याद करने जरूरी हैं। ठीक है ना? तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो इंडियन फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो आपको इसमें से बताने की जो 4 स्टेटमेंट दी हुई है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से के हिसाब से कौन सी इनमें से स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट्स, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है, हमारी तो जुडिशरी सुप्रीम है एकदम। ये तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है सिंगल टियर गवर्नमेंट, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स। तो आपको बता दूं कि जो हमारा 7 शेड्यूल है उसमें हमारे पास लिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट। वो लिस्ट में क्या है? स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। उसमें तीनों लिस्ट दी हुई हैं, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लिस्ट में जो चीज़ें मेंशन है उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है, स्टेट वाली लिस्ट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे भी ये सही है, यानी ये 3 चीज़ें तो मेंशन है। और आपको पता है कि सिंगल टीयर गवर्नमेंट तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारे पास कौन सी है? 3 टीयर गवर्नमेंट। पहले क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर हमारी लोकल बॉडीज़ को हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये भी अलग से अपनी 3 टीयर गवर्नमेंट चलाती है। इनका क्या नाम है? इनको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, पंचायत समिति। कितने से कम पॉपुलेशन होगी तो पंचायत समिति नहीं बनानी पड़ेगी? 20 लाख। ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इनका अपना अलग से 3 टीयर स्ट्रक्चर है, यानी इंडिया में सिंगल टीयर गवर्नमेंट तो नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1946 में हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर की मैं आपको बता रहा था, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया हुआ है वहाँ पे। तो अब ये पूछ रहा है कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें हमारे इंटरिम प्रेसिडेंट भी थे, इंटरिम प्रेसिडेंट। ठीक है? हमारे डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी थे, डेप्यूटी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तो थे ही। तो इस तरीके से 3 पोजीशन, इनके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे आपको बताता चलूँ कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो इंटरिम प्रेसिडेंट वाली जो पोस्ट है ये हमने ली किस देश से थी? फ्रांस से। क्योंकि क्या हुआ था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 9 दिसंबर 1946 को जब बनी, तो कोई तो इंसान ऐसा चाहिए जो कि रेगुलेट करे चीज़ों को, नियम कानून बनाए कि कहाँ पे बैठेंगे, कितना बोलेंगे, कितनी देर तक बात होगी, किसी भी चीज़ पे कितना डिस्कशन होगा। यानी कि एक मॉनिटर चाहिए था हमें उस क्लास के लिए। तो 9 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसी टाइम पे हमने इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? फ्रांस से। और इसके 2 दिन बाद क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं उनको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर्स भी जुडिशली फॉलो कर रहे हैं ना, तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है आपसे, क्योंकि हमारी हिट लिस्ट काफ़ी अच्छी है। क्योंकि मैं जितने भी लेक्चर्स बनाता हूँ, मैं आपके पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पहले देखता हूँ कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। उसी हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें वो पार्ट जरूर शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है? हमारी जो टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 389 थी। कितनी थी? 389। ऑफ विच वे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि 389 जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें से हमारे प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कितने थे? तो आपको ये बताता चलता हूँ ट्रिविया जो है। हालांकि मैं फिर से बोलूँगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला अगर आपने वीडियो देखा होता तो आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं, पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। टोटल मेंबर्स कितने थे? 389। इसमें से 292 जो थे ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रोविंसेस के। प्रोविंसेस यानी कि जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस या फिर यूपी कह लो आप, एक ये प्रोविंसेस हो गया। ऐसे ही एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये जो प्रोविंसेस थे इनको रिप्रेजेंट करने वाले कितने लोग थे? 292 मेंबर्स जो थे वो यहाँ से आते थे। और हमारे 93 मेंबर्स जो थे, 93 जो थे ये प्रिंसली स्टेट से डायरेक्टली नॉमिनेट किए गए थे। प्रिंसली स्टेट यानी कि जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब प्रिंसली स्टेट्स है। यहाँ से कितने आते थे? 93। और 4 मेंबर्स जो थे, 4 मेंबर्स जो थे ये कहाँ से आते थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंस होती थी एक क्या होती थी? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, यहाँ से कितने आते थे? 4 मेंबर्स। तो यानी कि अगर आप ऐड करेंगे 292 प्लस 93 और प्लस 4, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 389। तो इस तरीके से आपको पता है कि आंसर क्या है यहाँ पे? डी। डी आंसर करेक्ट है। अब आपको ये जो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे इनके नाम भी बता देता हूँ। आप इनके नाम के लिए शॉर्टकट याद कर लीजिए, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी से क्या है? अजमेर, बलूचिस्तान, अजमेर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, जैसे कुर्ग और दिल्ली, ये चारों क्या थी? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ठीक है ना? अब आपको डिटेल में अगर जानना है तो आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर साइन कब किया था? आखिरी डेट जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी वो नहीं पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कब बन करके तैयार हो गया था। ये पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? तो जो आखिरी मीटिंग की डेट है वो क्या है? 24 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 यहाँ पे डेट दे रखी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट हुआ था और फोर्स और इम्प्लीमेंट में कब आया था वो? 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे ये फोर्स में आ गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों डेट्स आपको इंपॉर्टेंट है, याद ही है। अब यहाँ पे तीसरी डेट है 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सारे लोग वहाँ पे मिले थे और उन लोगों ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने साइन किए थे कि अब ये कंप्लीट है पूरा का पूरा और ये फोर्स में आने वाला है 2 दिन बाद। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हुई थी कि 24 जनवरी 1950 को जो हमारा नेशनल एंथम है ये भी अडॉप्ट किया गया था। जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से किस साल में, ये CHSL का क्वेश्चन है, जैसे सीखा कि इनमें से किस साल में जो हमारी नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो एग्जैक्ट डेट जो थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई थी वो भी कांग्रेस के द्वारा, वो तो 1935 थी। 1935 था वो ईयर। पर इन्होंने क्योंकि 1935 ईयर दे नहीं रखा है तो जो सबसे पास वाला ऑप्शन है 1934, इसको हम करेक्ट मान लेते हैं। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बता देता हूँ ताकि ये आपको डेट आसानी से याद रहेगी। तो एक हमारे लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट में, उनका नाम था एम एन रॉय। इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, एम एन रॉय जो थे। तो जो एम एन रॉय थे ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी इस देश में। और ये कब हुआ था? 1934 में। फिर क्या हुआ था, कांग्रेस को लगा कि यार अगर एम एन रॉय ने डिमांड कर ली है, अगर हम नहीं मांगेंगे तो जो हमने इतनी मेहनत की है पिछले 50-60 साल में, पहले मॉडरेट फेज आया फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, उन सब में जितनी मेहनत हुई है वो सारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने का क्रेडिट कौन ले जाएगा? एम एन रॉय। तो कांग्रेस ने क्या किया, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली जो है वो डिमांड जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो अडॉप्ट कर ली अपने मैनिफेस्टो में। इस तरीके से 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। पर यहाँ पे क्योंकि 1935 दे नहीं रखा है, 1934 दे, तो इसमें से हम 1934 पर ही टिक लगा रहे हैं। तो अगर 1935 ऑप्शन में होता तो ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर 1935 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश, पहले इन्होंने ब्लैंक दे दिया है। विच, हम इसको विच मान लेते हैं। विच हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच ऑल द पीपल्स ऑफ द कंट्री कैन एग्री एज द बेसिस फॉर द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें एक रूल देता है या फिर प्रिंसिपल देता है ऑन विच जितने हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन सबको भरोसा है कि वो उसके थ्रू गवर्न किए जा सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सा है वो आपको आंसर बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है कि यही वो डॉक्यूमेंट है जिससे इस देश को गवर्न किया जाना चाहिए, और प्रेमबल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया है। माय गॉड, कितने सारे क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट मिलेंगे अगर आप वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो कर लेंगे अगर आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो एसएससी के प्रीवाईक्यूज हैं इनके भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि करवाए गए हैं उसमें। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो थी इसको हैंड रिटन किसने किया था? यानी कि एक तो क्या था, वो टाइप राइटर लेकर के प्रिंट हो जाता था, पर फिर जब हाथ से लिखने की जरूरत पड़ी थी तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से लिखा था अपने, तो उनका नाम क्या था? तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी यानी कि KM मुंशी हैं ये, बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे, ठीक है ना। बीजेपी जो पार्टी है आज के टाइम पे इतनी बड़ी, उनको फाउंड किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर सी, PBN रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ से लिखा था, ठीक है ना। और इन्होंने कितना टाइम लिया था ये काम करने के लिए? 6 महीने। तो इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप याद कर लीजिए कि इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, प्रियम्बल भी उसके साथ में इन्होंने लिखा था दोनों ही लैंग्वेजों में, और टाइम कितना लिया था इन्होंने? 6 महीने का। जब पहली बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल थे? 395। कितने थे? 395। और शेड्यूल कितने थे? 8। अभी कितने हैं? 12। उस टाइम पे जो पार्ट थे वो टोटल कितने थे? 22। अभी कितने हैं? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस? पहली मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब हुई थी? ये डेट जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी इन्होंने, क्योंकि मंथ के हिसाब से पूछा हुआ, दिसंबर, अगस्त, जनवरी, जुलाई, किस मंथ में हुई थी? तो आपको पता ही है डेट एग्जैक्ट, 9 दिसंबर 1946। इस दिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, तो इस हिसाब से पहला आंसर करेक्ट है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मिनिमम एज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोजीशन के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपको गवर्नर के साथ साथ और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन सबके बारे में यहाँ पे बता दूंगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना होगा नेक्स्ट टाइम कोई भी सिमिलर क्वेश्चन आता है तो। ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसका पता होना चाहिए आंसर, क्योंकि यहाँ पे आप
एलिमिनेट नहीं करके आंसर निकाल सकते जब तक आपको पता नहीं है, फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी डिटेल में। तो ये कितना है 35 ईयर्स। अब इसके साथ साथ आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गए जो, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और गवर्नर हो गए, तीनों को ही कितनी इनकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 35, यानी कि एटलीस्ट 35 ईयर्स के होनी चाहिए, तब वो इन तीनों पोजीशंस पे जा सकते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें भी कौन से, लोकसभा वाले, राज्यसभा की अलग है वो बाद में बताऊंगा आपको। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा वाले, उसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, विधानसभा इसको हम कहते हैं। स्पीकर, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सब के लिए मिनिमम एज लिमिट कितनी है 25 ईयर्स, ठीक है। फिर क्या है, एमपी, राज्यसभा का जो एमपी है, या फिर एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, विधान परिषद। इनके लिए एज लिमिट कितनी है 30 ईयर्स। और फिर जो हमारी लोकल बॉडी होती है, यानी कि ग्राम पंचायत होती है, इसका जो प्रधान बनता है, तो प्रधान के लिए मिनिमम एज लिमिट कितनी है, प्रधान जो होता है इसकी कितनी है 21 ईयर्स। यानी कि मिनिमम एज लिमिट इतनी इतनी होनी चाहिए, मैं आपको ये सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। मिनिमम एज लिमिट जो है वो इतनी इतनी होनी चाहिए, तभी वो इस पोजीशन पे बैठ सकते हैं, ठीक है ना। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी दोबारा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द, यानी कि ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया गया था हमारा, तो उसमें इनमें से किस एक्ट से बहुत सारे कानून लिए गए थे और उसको एज इट इज़ ऐड कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कौन सा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस इज द राइट आंसर। ये किसके बेसिस पे बना था, ये भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में पूरी डिटेल इलेबोरेट करके मैंने बताया हुआ है, चर्चा की हुई है, पर यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना था, इसके पीछे जो बेसिस था वो कौन सी थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी हमारी। 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ से डेटा लिया गया था, जो भी लोगों के इनपुट्स थे, जो लीडर जा करके वहाँ पे लंदन में मीटिंग करते थे, इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज से डेटा लिया गया था। और जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, इनको मिला करके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था। जब हमारा बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उठा करके डायरेक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, रेसिडुअल पावर्स के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हम रेसिडुअल पावर्स जो लेते हैं, वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये उठाया हुआ है, ये वाला प्रिंसिपल रेसिडुअल पावर्स वाला। तो उसके लिए आपको इन सारे के सारे जिन जिन देशों से जो जो चीज़ें हमने ली हुई हैं, उन सब की अपने लिस्ट बना लीजिए, एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि हमने किस किस देश से क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, जब मैं एनालाइज कर रहा था आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, तो मैंने पाया कि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ से उठाए जाते हैं कि किस देश से क्या क्या लिया हुआ था हमने। वैसे अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा कि कहाँ से हमने क्या क्या लिया था पूरा डिटेल में। ऑप्शन देखूंगा मैं, ऑप्शन से भी बता दूंगा आपको, तो आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको। जैसे कि रेसिडुअल पावर्स वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये हमने कनाडा से लिया था, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, कनाडा। कनाडा से हमने कुछ और चीज़ें भी ली हैं, इनके बारे में भी आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। एक तो हमारा क्या है, काशी फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका यूनिटरी टिल्ट है। किसकी तरफ झुकाव है उसका, यूनिटर की तरफ। किसकी तरफ झुकाव है उसका, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, इसलिए हम कहते हैं इसको यूनिटरी टिल्ट। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया है, और रेसिडुअल पावर्स यहाँ से ली गई है। और दूसरा क्या है, एक और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, गवर्नर की जो पोजीशन है, ये भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये भी कनाडा से लिया है हमने। अभी साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया है हमने, ये भी देख लेते हैं लगे हाथ। यहाँ से हमने बेसिकली 2 चीज़ें ली हैं। एक तो हमने क्या लिया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। और एक दूसरा हमने क्या लिया है यहाँ से, कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिजिडिटी बनाई है इन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यही हमें भी चाहिए थी, हमें क्या चाहिए थी, हमें रिजिडिटी भी चाहिए थी और हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए थी। तो हमने यहाँ से लिया और उसमें कुछ अपना मिलाया और ऐड कर दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हमने लिया यूनिटरी टिल्ट और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, रेसिडुअल पावर जो थी वो तो हमने ले ही ली। जापान से हमने बस एक ही चीज़ ली है, वो हमने क्या लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है, जापान से, ठीक है ना। यूएसए के बारे में भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में जानेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीजें थी इन चारों में से जो कि हमने सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली थी। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, यूएसएसआर की। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक।
तो ये पूछ रहा है कि यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया था। तो जो हमने फंडामेंटल राइट्स लिया था ये कहाँ से लिया था हमने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया था, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया था। हमने कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली थी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। कहाँ से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से। तो बस क्या गया, 5 ईयर प्लान्स, ये हमने कहाँ से लिए थे, यूएसएसआर से। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ यूएसएसआर जो थी वो एक क्या थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। तो वहाँ पे क्या करते थे, वो पहले से ही 5 ईयर प्लान्स बनाते थे और उसी हिसाब से पूरे 5 साल वो काम करते थे। फिर जब मोदी जी आए इन्होंने क्या बना दिया, नीति आयोग, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है जो 5 ईयर्स प्लान बनाता है वो हमारे लिए सफिशियंट नहीं है, हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। तो उन्होंने क्या बना दिया, नीति आयोग। वो कब का विजन देता है, 30 साल का। तो अगले 30 साल का विजन कौन देता है, नीति आयोग। तो इसलिए हमने क्या किया, अब ये प्लानिंग कमीशन हमने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम विच दे हैव बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनकरेक्टली पेयर्ड। अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, यानी कि सही से मैचिंग नहीं हुई है उनकी। तो देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ तो लगता है कि हाँ सही लग रहा है यहाँ पे। तो रूल ऑफ लॉ जो है ये तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमने कहाँ से लिया है, वो यूएसए से। तो ये तो सही है। फिर ये पूछ रहा है कि डीपीएसपी, डीपीएसपी कहाँ से लिया हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आयरलैंड से लिया है। तो ये भी सही है। अब ये पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देख कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वाले, ये कहाँ से आते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कहाँ से आते हैं ये, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि कब हुआ था, 1789 में। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। यहाँ पे पहली बार लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की बात की गई थी। तो यानी कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे कनाडा की जगह पे क्या आएगा, फ्रेंच। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोसीजर फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यानी कि हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा वाला जो सिस्टम है, जो हम नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स को, वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो आपको पहले बता दूं कि राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स को टोटल। ठीक है, कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो चीज़ें हो गई। अब ये किस बेसिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं ये भी जान लीजिए आप। तो ऐसी 4 चीज़ें होती हैं। कितनी होती हैं, 4। आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस। इन चारों के बेसिस पे ही हम राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। और कौन करता है नॉमिनेट, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, कितने मेंबर्स को करता है, 12 मेंबर्स को करता है। अभी पूछ रहा है कि ये लिया हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से था, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन लिया हमने, आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने एक और खास चीज़ क्या ली है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4। जर्मनी दिख गया यहाँ पे, तो आपको जर्मनी के बारे में बताता हूँ। यहाँ से क्या लिया है हमने, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस। जैसे कि आपने देखा होगा आर्टिकल 352, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी वो किस में मेंशन है, आर्टिकल 352 में। तो ये वाला सिस्टम हमने कहाँ से लिया था, जर्मनी से। यूएसए से हमने प्रियम्बल ले ही लिया था। फंडामेंटल राइट्स हमने इनके यहाँ से ले ही लिए थे। और क्या क्या चीज़ें हमने इनके यहाँ से ले ली, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो भी इनके यहाँ से हमने लिया था। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम था ये भी हमने यहाँ से ही लिया था। और हमने इनके यहाँ से क्या लिया, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन होती है ये भी हमने यूएस से लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली थी, यूएसए से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूछ रहा है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं ये हमने किस देश से लिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन के बारे में शायद हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या है, साउथ अफ्रीका। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 368। ये नोटिस, ये आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 368 में मेंशन है कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं ये भी जान लीजिए लगे हाथ। एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी, एक क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, एक क्या हो गया, स्पेशल मेजोरिटी। और एक और क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब इसमें क्या है कि हाफ ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो भी रेटिफाई करेंगे तभी ये जाकर के अमेंडमेंट माना जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरीके के अमेंडमेंट होते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 जिसे कहते हैं हम, इसमें क्या है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो भी रेटिफाई करने चाहिए तभी अमेंडमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात आ गई, आपको पता है बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, आजकल न्यूज़ में भी है लगातार, तो आप इसको याद कर लीजिए। आर्टिकल 44 के अंदर, आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं इस देश में सबके लिए सेम कानून है। क्या है, सेम कानून है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सबके लिए सेम कानून है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के हिसाब से सबके लिए कानून बनाया जाएगा। और ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशनड है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 44। ये किसका पार्ट है, डीपीएसपी, डीपीएसपी
पार्ट 4। अब यहाँ पे कुछ और भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 43 जो है ये किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 43 जो है ये बोलता है हमें एक लिविंग वेज, एक तो होता है मिनिमम वेज, वो डिफरेंट है, ये लिविंग वेज के बारे में बात करता है, लिविंग वेज। और ये प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन विलेज एरियाज के बारे में बात करता है। क्या कहता है ये? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन विलेज एरिया और लिविंग वेज। और लिविंग वेज कहता है कि इतना पैसा होना चाहिए कि इंसान के पास कि वो अपनी ज़िंदगी को आरामदेह तरीके से काट सके, बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ स्टाइल भी नहीं हो और ऐसा भी नहीं हो कि वो उसे एकदम झुग्गी झोपड़ी में ही रहना पड़ रहा है। एक लिविंग वेज ऐसा मॉडरेट लेवल की वो ज़िंदगी बिता सके, ऐसी इतनी लिविंग वेज उसे मिलना चाहिए। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 बोलता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अंटिल द कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाता तब तक वो जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो उसका ध्यान रखें। ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 45 में। अब आर्टिकल 46 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 46 जो है ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक न्यू पेज पे समझा देता हूँ। आर्टिकल 46 जो है यहीं से हमारा ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो अभी कानून आपने देखा होगा 103rd अमेंडमेंट है, तो 103rd अमेंडमेंट जो है इसको करके ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है और रिजर्वेशन दिया गया है कितना? 10%। रिजर्वेशन दिया गया है 10% का। ये क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट है तो इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको इलेबोरेट कर दे रहा हूँ। तो रिजर्वेशन इसके अंदर कितना मिला हुआ है? 10%। किसको मिला हुआ है? जनरल कैटेगरी वाले लोगों को। कितना रिजर्वेशन है? 10% का। ये कब बना था? 2019 में। तो आपको ये 4-5 चीज़ें बता दी हैं, याद कर लीजिए। 103rd अमेंडमेंट 2019 में हुआ था और किसको रिजर्वेशन दिया गया? जनरल कैटेगरी वाले लोगों को दिया गया। कितना दिया गया है? 10%। ठीक है ना? आर्टिकल 46 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट शेल वर्क टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ये जो अदर वीकर सेक्शन यहाँ पे बोल रहा है ना, वीकर सेक्शन, इसी वीकर सेक्शन में ही हमारे ये जो EWS वाले हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अदर वीकर सेक्शन है तो यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड करके, यानी कि 46 आर्टिकल 46 जो है इसका इस्तेमाल करके ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को बनाया गया है। इसमें और भी 1-2 आर्टिकल्स यूज हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 16 है आपका, लेकिन आर्टिकल 46 जो है क्योंकि ये DPSP का पार्ट है तो जब भी हम कोई कानून बनाते हैं तो DPSP में होना उसका बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कभी भी अगर जुडिशियल रिव्यू होता है उस कानून के ऊपर तो क्या होता है DPSP में, क्योंकि पहले से ही मेंशन है। अब DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि किस दिशा में एक देश को काम करना है उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं DPSP में। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी कानून बनाती है अगर मान लीजिए, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कभी भी उस बात पे अगर कभी जुडिशियल रिव्यू होता है तो वो बोल सकते हैं कि DPSP में मेंशन था पहले से, इसलिए हमने उसके ऊपर कानून बना दिया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 46 का लाभ उठा करके गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कानून था वो बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड? अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि एक होता है शेड्यूल, क्या होता है? शेड्यूल। और एक होता है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो शेड्यूल कितने हैं टोटल? अभी 12 है। और पार्ट कितने हैं? 25। ठीक है ना? तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो पार्ट और शेड्यूल में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ भी चीज़ दे देगा और वो पार्ट पूछेगा और बच्चे शेड्यूल के हिसाब से लगा करके आ जाएंगे, कभी शेड्यूल पूछेगा और बच्चे पार्ट के हिसाब से लगा करके आ जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और उसी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो किस पार्ट में मेंशन है? हमारे पार्ट 11। 11 का मतलब क्या होता है? XI। तो पार्ट 11 में हमारे मेंशन है। ठीक है ना? ये आप ये आप इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी पार्ट हैं, जितने भी शेड्यूल्स हैं, ये दोनों चीज़ें तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई सारी बार क्योंकि यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो हमारा पार्ट 11 है इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने में करते हैं? 3 पार्ट में। इसमें एक क्या है? लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में बात करता है, दूसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बात करता है, और एक फाइनेंशियल रिलेशन जो है इनके बारे में बात करता है। ठीक है ना? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। तो इतना आप यहाँ पे याद रखिए कि 3 तरीके के अलग अलग होते हैं। अब इनके अंदर आर्टिकल्स भी होते हैं पर उतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो आप बस इतना याद रखिए कि पार्ट 11 जो है इसमें सेंट्रल और स्टेट के बीच के जो रिलेशंस हैं वो लिखे हुए हैं पार्ट 11 में। और ये 245 से स्टार्ट तो होते हैं पर ये जाते कहाँ तक है? 293 तक। 293 तक जाते हैं और इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें वो पावर मिलती है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में हम कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, ये पावर हमें किस आर्टिकल से मिलती है? तो ये कहाँ पर है? आर्टिकल 19 में मेंशन है। 19 में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया आपका। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो इन्होंने बता ही दिया है। राइट टू डू एनी ऑक्यूपेशन ऑफ देयर चॉइस, एनी ऑक्यूपेशन ऑफ देयर चॉइस, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री,
ये सब कहाँ पर है? आर्टिकल 19 के अंदर है। राइट टू असेंबल फ्रीली विदाउट आर्म्स, राइट टू असेंबल फ्रीली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म पार्टीज, राइट टू फॉर्म पार्टीज, ये सब कहाँ पर? आर्टिकल 19 में मेंशन है। आर्टिकल 21 में क्या मेंशन है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात कर, लाइफ एंड लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जिस तरीके से कानून बनाया गया है उसी तरीके से केवल लाइफ और लिबर्टी जो है किसी इंसान की, वो उस पर कोई कंट्रोल किया जा सकता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते हैं आप, यानी इन द सेंस यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। मोस्टली जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वो आर्टिकल्स किसके लिए हैं? सिटीजन्स के लिए। और ये किसके अगेंस्ट होते हैं? स्टेट के लिए। स्टेट यानी कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। और हेल्प करता है ताकि सिटीजन्स को ये सारे के सारे आर्टिकल्स के हिसाब से जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिले। ये मेक श्योर करने के लिए कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। यानी कि जो जुडिशरी है ये मेक श्योर करती है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सिटीजन्स को मिलें। और ये किसके अगेंस्ट हैं ये सारे के सारे? यानी कि किससे हम लेंगे ये सारे राइट्स? स्टेट से लेंगे। स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जितने भी सिटीजन्स हैं इस देश के वो सारे बराबर हैं कानून के सामने, ठीक है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि सभी को लॉ से बराबर प्रोटेक्शन मिली हुई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी ऐसा नहीं है कि एक लॉ है वो गरीब के ऊपर किसी अलग तरीके से बिहेव करेगा और अमीर के ऊपर किसी अलग तरीके से बिहेव करेगा, यानी कि दोनों ही कानून के नियर में बराबर हैं और दोनों के ऊपर सेम कानून सेम तरीके से अप्लाई होता है। ये किसके अंदर मेंशन है? आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 24 बच गया आपका। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। हैजार्डस इंडस्ट्रीज कौन सी है? जहाँ पे भी कोई स्क्रैप इंडस्ट्री है या फिर कोई स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ जहाँ पे भी ऐसा खतरा है कि बच्चे की जो हेल्थ है उस पर कोई असर पड़ सकता है, उसको कहते हैं हैजार्डस इंडस्ट्री। तो आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये सारे ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करता है सारे सिटीजन्स के लिए? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 39A, ये इज द राइट आंसर। हम दूसरे आर्टिकल्स भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। पहले आर्टिकल 32A देख लेते हैं। ये तो इररिलेवेंट है क्योंकि ये रिपील्ड हो गया है। क्या हो गया है? रिपील्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है एक तरीके से। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, रिपील्ड हो गया है। और ये 43A देख लेते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 42nd वाला, उसी के अंदर बनाया गया था। लेकिन इसमें क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट के बारे में बात कही गई है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा कहाँ से मोटिवेटेड है? यूएसएसआर से। क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? जो वर्कर्स हैं वही एक्चुअल ओनर्स हैं, तो इसमें से यूएसएसआर से इंस्पायर्ड था ये 43A वाला, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। 48A देख लेते हैं। 48A क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में ये बात करता है। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है आर्टिकल 48A। तो सारे देख लिए हमने। 32A वाला जो था ये रिपील्ड हो गया था क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट कि अगर हम कोई भी कानून बनाते हैं जो कि आम जनता की भलाई के लिए है, लेकिन अगर वो डीपीएसपी के अगेंस्ट जाता है तो सिर्फ इस बात पे सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 32A को ही हटा दिया, ठीक है। 43A हमारा क्या है? कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर से। 48A क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और 39A जो है हमारा इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड है। तो हमने ये चारों आर्टिकल यहाँ पे देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल, किसी आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, डैश दे दिया इसने। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यानी ये पूछ रहा है वो कौन सा आर्टिकल है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो सुपरवाइज करे पार्लियामेंट के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को भी। यानी बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहाँ से पावर मिलती है, किस आर्टिकल से पावर मिलती है। तो ये एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर्टिकल 324 के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है अबाउट पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारी वो कई सारी तरीके की इलेक्शन करवाती है, जैसे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमारे स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं। स्टेट असेंबली के इलेक्शन तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट जो है इसके इलेक्शन हो गए। ये सारे के सारे चारों इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनके ऊपर ओवरलुक करता है। तो जो हमारे लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, तो जो हमारे लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं इनको कौन देखता है? तो इसके लिए अलग से एक बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। अब इसके और जो दूसरे आर्टिकल्स हैं ये इतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है पेपर के हिसाब से, इसलिए मैं यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है ऐसा पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि डीपीएसपी जो है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 36 से 51 तक, पार्ट 4 जो है, तो पहले ही हट गया, तो ये तो है ही नहीं। अभी आर्टिकल 61 है, 63 और 54 है, तो राइट आंसर क्या है, बी, दिस इज द राइट आंसर, 61। अब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट है ये किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन, यानी कि राज्यसभा में इनिशिएट कर सकते हैं और लोकसभा में इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक सदन जो होगा वो चार्जेस लगाएगा और दूसरा जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है, और अगर दोनों जगह पे स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है जो बिल है तो फिर वो प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच्ड मान लिया जाएगा। ये हो गया आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 51 जो है इसको देख लेते हैं। तो ये इंडिया जो है वो दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या लिखा है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में मेंशन है कि हम सारे जितने भी हमारे नेबर्स उनको साथ में लेकर के चलेंगे। हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं अगर हम किसी देश से नेगोशिएट करके उनको हम करते हैं ट्रीटीज़ को, तो हम उनका पूरा तरीके से पालन करेंगे। ये सब कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 51 में। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होंगे इंडिया के दूसरे देशों के साथ, उसके बारे में बात करता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 54 क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करता है। ये क्या करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 क्या करता था, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 54 क्या करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 52 इसमें क्या कहता है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहता है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए इस देश का। और जिस तरीके से 52 जो है वो बोलता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से आर्टिकल 63 जो है, आर्टिकल 63 क्या बोलता है ये, आर्टिकल 63 देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इस देश का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। किस आर्टिकल के में ऐसा लिखा हुआ है कि इंडिया के हर स्टेट में अपना एक गवर्नर होना चाहिए। इसका तो आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153 क्या बोलता है कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। क्या बोलता है, देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। और यही आर्टिकल एक बात और कहता है कि कोई भी एक इंसान जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है किसी भी एक इंसान को। ऐसा कहाँ मेंशन है ये, आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 151, तो जब भी आर्टिकल 151 दिखाई पड़े आपको तो आप समझ जाना आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक जो है ये कैग के बारे में बात करता है। कैग क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जो कैग है ये क्या करता है, इसका क्या काम है, जितना भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है या जो भी बजट है इंडिया का या फिर जितना भी हम दूसरी दूसरी स्कीम्स पे खर्च करते हैं उन सब के बारे में ऑडिटिंग करता है कैग। तो ये बहुत ही इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 148 से लेकर के 151 तक इसके पावर्स के बारे में मेंशन है। आर्टिकल 152 ये भी देख लेते हैं क्या कहता है। तो आर्टिकल 152 जो है ये क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट क्या हो गई, कौन कौन से काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, यानी कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रोड बना सकती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेलवे की पटरियाँ बना सकती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हवाई अड्डे बना सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डैम्स बना सकती है। तो वो जो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की वो सारे के बारे में कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 152 में, ठीक है। आर्टिकल 154 भी देख लेते हैं लगे हाथ। आर्टिकल 154 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। यानी कि कहता है कि जितने भी काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जितने भी काम होंगे उन सब पे जब वो काम होगा तो जो पेपर साइन करने के लिए जाएगा उसमें पेपर में साइन किसका होगा, गवर्नर साहब का। यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, स्टेट का गवर्नर है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कोई भी काम करती है तो इन ये जो पेपर ले जाते हैं साइन करते हैं, कोई भी स्कीम होती है उस पर साइन किसका होता है, उस पर साइन होता है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और प्राइम मिनिस्टर क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव है। तो साइन जो होता है वो किसके नाम से होता है, हमेशा प्रेसिडेंट के नाम। तो इससे क्या पता लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस में वेस्ट करती हैं, प्रेसिडेंट में। तो उसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किस में वेस्टेड है, गवर्नर में, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी पावर्स के साथ डील करता है, कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 352। आपको शायद पता होगा कि इंडिया में 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। एक कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी। दूसरी है प्रेसिडेंट रूल। क्या है ये, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 356। और तीसरी इमरजेंसी कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है कहाँ आती है, आर्टिकल 360 में, ठीक है। ये आज तक कभी भी इंडिया में नहीं लग पाई अभी तक। और इसमें एक और काम की चीज़ जो है वो क्वेश्चन में ही लिखी हुई है, तो आप याद कर लीजिए, अगली बार वो क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है आपसे। वो क्या है कि 352 कब लग सकता है, जब वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन तीनों में से कोई एक होगा तभी हम नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। क्या क्या होगा, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 350 देख लेते हैं क्या कह रहा है। आर्टिकल 350 जो है लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लैंग्वेजेस से। इसमें मान लीजिए कोई भी सिटीजन है
वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी अपना ग्रीवांस देना चाहता है तो वो किस भाषा में देगा, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें ही तो देगा। तो वो उसके बारे में कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 350 में क्लियरली मेंशन है कि जो भी ग्रीवांस होंगे किसी भी सिटीजन के, वो या तो वो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में दे सकता है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज में दे सकता है। इनके अलावा वो किसी दूसरी भाषा में जो है वो ग्रीवांस नहीं दे सकता है अपना, ठीक है ना। अब आर्टिकल 347 देख लेते हैं। आर्टिकल 347 क्या कहता है। अब आर्टिकल 347 जो है ये भी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। इसमें क्या मेंशन है, स्पेशल प्रोविजंस के बारे में मेंशन है यहाँ पे। जैसे कि हमारे देश में, हमारा देश एक बहुभाषीय देश है, हमारे देश में 1000 से ऊपर लैंग्वेजेस बोली जाती है, 1000 से ऊपर लैंग्वेजेस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हिंदी या फिर तमिल या फिर इंग्लिश ही 3-4 लैंग्वेज रह जाएं बड़ी, और बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इस देश की वो सब साइड लाइन हो जाएं एकदम। इसलिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं लैंग्वेजेस की प्रोटेक्शन के लिए, और ये कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 347 में, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 269 पे, ये और रह गया हमारा। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 269 में क्या है। अभी आपने देखा था कि पार्ट 11 जिसमें हमारे सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस के बारे में बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट 11 है वो 245 से शुरू होता है और 293 तक जाता है, और उस 245 से लेकर के 293 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। तो ये वाला जो आर्टिकल 269 है ये फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर आता है। आर्टिकल 269 जो है वो उन टैक्सेस के बारे में बात करता है जो कि लगाए और बटोरे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन खर्च कौन करता है, उनको स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये आपको अगर एग्जांपल के लिए बोलूँ तो इंटरस्टेट टैक्सेस होते हैं, इनको कहते हैं आईजीएसटी, वो किसके अंदर आएंगे, आर्टिकल 269 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो देयर सेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किस में था, आर्टिकल 52 में। इसमें था देयर सेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 में। अभी क्या है, जब देयर सेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो ये भी तो बताएंगे कि इस पोजीशन के लिए इलेक्शन कैसे होना चाहिए, यानी कि इसके आसपास वाला जो आर्टिकल होगा वही सही आंसर होगा। तो देखिए, अगर आपको ये 52 पता है कि देयर सेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में, 52। देयर सेल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो किस में है, आर्टिकल 63 में। तो आप उसके आसपास वाले आर्टिकल के हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे टिक लगा करके आएंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर क्या है, 54। अब ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आंसर क्या है, आर्टिकल 54। अब जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और विधानसभा के मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो नहीं शामिल होते हैं, इसमें केवल वही मेंबर शामिल होते हैं जो कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अभी जो इसमें दूसरे आर्टिकल्स हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन देयर डे टू डे वर्क। यानी कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, उनको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। उनको हेड करेगा कौन, प्राइम मिनिस्टर करेगा। उनको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर हैं ये दोनों मिलकर के किसको गाइड करेंगे, प्रेसिडेंट को, इन देयर डे टू डे वर्क। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 78 में क्या मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ये बातचीत करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी नया कानून लाने वाले हैं या फिर कोई भी नया काम करने वाले हैं, तो उसके बारे में लगातार कम्युनिकेशन में मेंटेन करके रखेंगे प्रेसिडेंट के साथ। यानी कि जो भी इनके प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं या फिर जो भी ये करने वाले आने वाले टाइम में, उन सब के बारे में लगातार कम्युनिकेट करते रहेंगे प्रेसिडेंट को। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 103 बच गया हमारा। आर्टिकल 103 क्या है, ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की। ये किससे रिलेटेड है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा राज्यसभा। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे नॉन टेक सीरीज की पार्ट 1 में। मुझे लगता है आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और होपफुली आपने क्वेश्चंस नोट डाउन भी किए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो आप एक बार फिर से ये पूरी वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। जो भी आपको लग रहा हो कि कहीं पे अगर डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में हम भी अपनी नॉन टेक की सीरीज़ में काफ़ी सारे नए वीडियोस जो हैं वो ऐड करते जाएंगे लगातार, ताकि जब पेपर पास आएगा उस टाइम तक आपके पास एक पूरी सीरीज तैयार रहेगी, ताकि आप एंड टाइम में उसको पूरे को एक बार रिवाइज कर सकें। क्योंकि सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिकली PYQs will going to create the difference between you and your competitors. So keep watching, keep practicing, work hard. Thank you for watching the video.